पिछली वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कोई वीडियो मिस कर दिए हो तो उस सारे एक्सरसाइज का पिछले एक्सरसाइज यानी 8.2 और 8.1 का और पिछले चैप्टर का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको जाके देख सकते हो। तो आगे हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा जिसको लेकर हम एक्सरसाइज 8.3 में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करके समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तक आप ये जान चुके हो कि रेशियो क्या होता है और परसेंट क्या होता है, किस तरीके से रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और किसी क्वांटिटी को अगर परसेंट में कंपेयर करना हो तो किस तरीके से परसेंट में कंपेयर किया जाता है। अब इस एक्सरसाइज में, आने वाले एक्सरसाइज में हमको रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है, रेशियो टू परसेंट। अब रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ कोई एक रेशियो हमारे पास 2:3। अब हमको ये बताना है, ये किसी भी चीज़ का रेशियो हो सकता है, तो हमको ये बताना है कि उस चीज़ में जो रेशियो दिया हुआ है 2, इसका क्या परसेंट है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप समझ लीजिए आप मैगी खा रहे हो। ठीक है, अगर आप मैगी खा रहे हो तो वो मैगी किससे बना हुआ है, नूडल से, मसाला से और पानी से। ठीक है, तो मसाला तो आपको खाने के टाइम पानी तो आपको खाने के टाइम दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ मसाला का टेस्ट लगेगा और नूडल्स रहेगा। तो उस मैगी में जो नूडल्स है वो नूडल का 3 पार्ट है। ठीक है, 3 हिस्सा नूडल्स है और सपोज़ जो मसाला है उसका, ये मसाला है, उसमें 2 हिस्सा मसाला है। ये दोनों मिलाकर मैगी बना रहे हैं। अब हमको क्वेश्चन में पूछेगा कि इस मैगी में कितना परसेंट नूडल है और कितना परसेंट मसाला है। हमको ये बता दिया है कि कितना हिस्सा है, कितना पार्ट नूडल है, कितना पार्ट मसाला है, पर ये कैलकुलेट करना है हमको कि वहाँ पर कितना परसेंट नूडल है और कितना परसेंट मसाला है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक मैगी बनाने में नूडल और मसाला दोनों लग रहा है। ठीक है, तो ये 3 + 2, ठीक है, 3 पार्ट नूडल का, 2 पार्ट मसाला का, टोटल हो गया 5 पार्ट। ठीक है, टोटल पार्ट इज इक्वल्स टू 5। अब इसमें नूडल कितना पार्ट है, नूडल का पार्ट क्या है, नूडल का पार्ट होगा, नूडल का हिस्सेदारी है 3/5। ठीक है, टोटल पार्ट है 5 और नूडल का हिस्सेदारी 3, तो 3/5 नूडल का पार्ट हो गया। और मसाला का कितना पार्ट हो गया, मसाला का पार्ट होगा 2/5। ठीक है, 2 हिस्सा मसाला का और टोटल हिस्सा 5। अब इसका परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, नूडल में मसाला कितना है, इसको अगर रेशियो में हमको बताना हो तो 3:2। ये नूडल का रेशियो हो गया और ये नूडल का हिस्सा हो गया और ये मसाला का हिस्सा हो गया। अब देखते हैं 3/5 का अगर हमको परसेंट निकालना है, बहुत सिंपल है, 3/5 × 100%। ये 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, 3 × 20, 60% नूडल है उसमें। अब मैं मसाला का निकालना है तो 2/5, तो 2/5 × 100%। ये अगेन 5 1 5, 5 2 10, 0 0, 2 × 20 हो गया 40%। इसका मतलब एक मैगी बनाने में 60% नूडल्स होगा और 40% उसमें मसाला होगा। तो इस तरीके से किसी भी रेशियो का हम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, दोनों पहले जितना भी रेशियो दिया होगा उनको आपको ऐड करना है तो आपको पता चल जाएगा टोटल पार्ट कितना है। अब टोटल पार्ट अगर आपको पता चल गया तो फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इंटू 100, उसका परसेंट निकल गया। सेकेंड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इंटू 100। ऐसे अगर कितने भी रेशियो दिए हो, अगर सपोज यहाँ 3:2:1 भी देता तो उसका भी पूरा ऐड करके फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इंटू 100 पहला परसेंट, फिर दूसरा परसेंट, फिर तीसरा परसेंट। इस तरीके से रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखते हैं एक और टॉपिक, चेंज इन परसेंट। अच्छा, ये चेंज का मतलब क्या होगा, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज इन परसेंट या डिक्रीज इन परसेंट। ठीक है, इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। 1% कब चेंज हो सकता है, या तो उसका वैल्यू कम हो जाए या उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो वो चेंज हो जाएगा, इंक्रीज इन परसेंट और डिक्रीज इन परसेंट। तो ये इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़
कोई एक लड़का है, उसका नाम है रोहन है। अब इस रोहन को पिछले साल मैथ्स में 70 मार्क्स मिल गया था। अब इस साल इसी रोहन को, ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, लास्ट ईयर, इस साल रोहन को मैथ्स में 80 मार्क्स मिल गया, ठीक है, दिस ईयर। अब हमको ये बताना है कि चेंज इन परसेंट, ठीक है, ये तो मार्क्स की बात हो गई, इसका कितना परसेंट मार्क्स बढ़ोतरी हुआ है, कितना परसेंट मार्क्स इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि पिछले साल 70 मार्क्स था, इस साल 80 मार्क्स है, इसका मतलब 10 मार्क्स उसका बढ़ गया है। लेकिन ये इसको हमको परसेंट में बताना है कि कितना परसेंट बढ़ा है। तो इस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ पर चेंज बता रहा है, ठीक है, ये दोनों का चेंज हो रहा है, परसेंट चेंज हो रहा है, लेकिन परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चेंज दो टाइप से होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अब चेंज इन परसेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पहले 80 माइनस 70 करेंगे, ठीक है, चेंज इन मार्क्स, कितना मार्क्स का चेंज डिफरेंस आ रहा है, 80 माइनस 70, यानी कि 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, 10 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है पिछले साल से। अब जब भी इंक्रीज होगा कोई चीज़, ठीक है, तो इंक्रीज इन परसेंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मार्क्स डिवाइडेड बाय जो पहले वाला मार्क्स है, ठीक है, ओरिजिनल मार्क्स इनटू 100। बहुत सिंपल है, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, और जो पिछले साल वाला मार्क्स है वो डिनोमिनेटर में। ये आ गया 10/70 इंटू 100%। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 100/7। अब 100/7% लिख सकते हो, या फिर इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे, पॉइंट में तो नहीं होगा, इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। 100 अगर 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7 माइनस ये आ गया 3 इज 0, 7 2 7 4 ज़ा 28 माइनस 2, डिनोमिनेटर में आ गया 7, न्यूमरेटर में आ गया 2, साइड में आ गया 14। 2/7%, इतना परसेंट का डिफरेंस आया है, इतना परसेंट बढ़ गया है उसका, ठीक है, इस मार्क्स में। अब सपोज अगर यही चीज़ डिक्रीज़ हो जाता, ठीक है, अगर उसको पिछले साल 90 मार्क्स मिला होता और इस साल उसको 70 मार्क्स मिला है, तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ। पहले 90 मार्क्स मिला था, अब 70 मार्क्स मिला है। यहाँ पर डिक्रीज इन परसेंट कैलकुलेट होगा, ठीक है, अब होगा डिक्रीज इन परसेंट, क्योंकि कम हो रहा है मार्क्स। तो डिक्रीज इन परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस है, पहले तो आप चेंज इन मार्क्स, ये मैं मार्क्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ कुछ दूसरा चीज़ भी हो सकता है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो चेंज इन मार्क्स कितना हो गया, 90 माइनस 70, 20 मार्क्स का चेंज है। अब ये 20 मार्क्स डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, पिछले साल से कम हो रहा है इस साल। तो यहाँ पर परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आपको चेंज इन परसेंट, ये कैसे कैलकुलेट होगा, चेंज इन मार्क्स जो है 20 डिवाइडेड बाई इस साल का जो मार्क्स है, ठीक है, इस साल का मार्क्स है 70 इंटू 100। जब भी डिक्रीज़ होगा तो इस साल का जो भी मार्क्स होगा, जो भी डेटा होगा वो लेना है, और जब इंक्रीज़ होगा तो पहले वाला डेटा लेना है। तो ये देखो, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 20 इंटू 100, हो गया 200 डिवाइडेड बाई 7। अब 200 से अगर 200 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 2 टाइम्स में 14, यहाँ बच गया 6, ये आ गया 0, 2 8 ज़ा 50, सॉरी 7 8 ज़ा 56, ये आ गया 4। तो आंसर आएगा इसका 28 4/7, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से चेंज इन परसेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इंक्रीज इन, जब भी कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब अगर आपको पता हो, पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। कोई एक शॉपकीपर है, दुकानदार, उसके पास एक पेन है,
इस पेन को वो 9 रुपये में ख़रीदता है और 10 रुपये में बेच देता है। अब आप देखो, 9 रुपये में ख़रीद रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब जो 1 रुपया है वो उसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जो 9 रुपये है ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये जो 10 रुपया है ये इसका सेलिंग प्राइस है। किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो एग्जांपल में 10 उसका सेलिंग प्राइस है, 9 कॉस्ट प्राइस है। 10 9 से बड़ा है यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाता है तो इस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अगर इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस 9 है और सेलिंग प्राइस भी इस पेन का 9 हो जाए, ठीक है, तो दोनों में 9 माइनस 9 ज़ीरो हो गया, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इसके बाद अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो जाए, यानी कि अगर इसकी ख़रीदी 10 रुपये है और उसको बेच रहा है 9 रुपये में, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 रुपये का। ठीक है, ये हो गया लॉस। तो इस तरीके से आप किसी का भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देख के बता सकते हो कि उसको वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हुआ तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हुआ तो लॉस होगा, और अगर दोनों इक्वल हो गए तो ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। अब इसी तरीके से हमको क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करो। प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा। किसी भी प्रॉफिट का परसेंट, यानी कि अगर सपोज़ ये 9 रुपये में ख़रीद रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, जो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये पूछ रहा है कि जो 1 रुपया इसको परसेंट में कन्वर्ट करके बताओ कि कितना परसेंट इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ठीक, फॉर्मूला याद रखना, जब भी प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना होगा तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितना है 1 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 9 रुपये, इंटू 100% कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। सेम अगर इसको लॉस हो रहा हो, अगर ये 10 रुपीज़ का है और इसको ये 8 रुपीज़ में बेच रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कम है। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से बड़ा हो जाए तो उसको लॉस होगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो उसको लॉस हो रहा है। ऐसे में लॉस परसेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना परसेंट उसको लॉस हो रहा है। तो ये कैसे होगा, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। जो लॉस है 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, इसको लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। इस तरीके से प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट कैलकुलेट किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ये एक बैंक है और ये एक लड़का है रोहित। रोहित कार खरीदना चाहता है एक, ठीक है, इस कार को रोहित खरीदना चाहता है, मगर रोहित के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कार इकट्ठा एक बार में खरीद सके। तो बैंक रोहित को बोलता है इस कार की कीमत जितनी भी है, सपोज ये कार 5 लाख रुपए की है, ये बैंक बोलता है कि मैं तुमको 5 लाख रुपए दे देता हूँ, बदले में तुम मेरे को इस पैसे को बढ़ा कर देना। मैं तुमको 5 लाख दे रहा हूँ, तुम मेरे को 5,50,000 रुपये 1 साल के बाद दे देना। तो रोहित बोलता है ठीक है, मैं अगर आप मेरे को देने के लिए तैयार हो तो मैं धीरे धीरे पार्ट पेमेंट हर महीने कुछ कुछ करके आपको फाइनली 5 लाख का 5,50,000 रुपये दे दूँगा। अब आप देखो, यहाँ पर बैंक उसको 5 लाख रुपए दे रहा है, बदले में रोहित उसको दे रहा है 5,50,000, यानी कि 50,000 उसको एक्सेस अमाउंट दे रहा है। ठीक है, ये 50,000 क्या है, ये 50,000 है इंटरेस्ट जो कि बैंक रोहित से वसूल कर रहा है, क्योंकि रोहित के पास पैसे नहीं थे, बैंक ने उसको पैसे दिया, बदले में वो 50,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देगा।
इसको बोला जाता है इंटरेस्ट। अब ये जो 5 लाख रुपए बैंक ने रोहित को दिया था, ये हो गया उसका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब एक और चीज़ है, बैंक ने रोहित को जो पैसा दिया वो 1 साल के लिए दिया था, यानी कि जो ये इंटरेस्ट ले रहा है वो 1 साल के लिए ले रहा है, इसको बोला जाता है टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को आई से, और ये जो टाइम है इसको टी से। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, 5 लाख का वो 5 लाख बैंक जो है 5 लाख का 5,50,000 रुपये ले रहा है। तो ये जो 50,000 रुपये ले रहा है ये कितना ज़्यादा ले रहा है, मतलब इस 5 लाख रुपए से कितना ज़्यादा ले रहा है, ये तो हम बोल सकते हैं 50,000 ले रहा है एक्स्ट्रा। लेकिन अगर इसको परसेंट में कैलकुलेट किया जाए तो उसको बोला जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये बैंक 5 लाख का 5,50,000 रुपये ले रहा है, यानी कि 10% इससे एक्स्ट्रा ले रहा है, 10% इसका रेट होगा और उस रेट को आर से डिनोट किया जाता है। अब आपको 4 चीज़ यहाँ पता चल गया, सबसे पहला प्रिंसिपल, उसके बाद रेट, फिर टाइम और एक इंटरेस्ट। अब हमको कहीं पे भी अगर सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, सिंपल सा फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा, वो अमाउंट जो उधारी लिया हुआ है, रेट क्या होगा, जितने परसेंट से उसको इंटरेस्ट पे करना है, और टी क्या होगा, उसका टाइम पीरियड, कितने साल के लिए वो ले रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन लेना सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर इसमें से कहीं पे भी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप मेरे को ईमेल में कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा ईमेल में कांटेक्ट करने के बाद, तो आप मेरे को वीडियो कॉल करके डिस्कस कर सकते हो कि अगर कोई डाउट हो रहा होगा तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा।